हेलो एवरीवन, आज हम लोग कवर करने वाले हैं फंक्शनल अप्रोच इन द ज्योग्राफी। ठीक है, तो फंक्शनल अप्रोच इन द पॉलिटिकल ज्योग्राफी। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें हम लोग शेप, साइज, लोकेशन सब पे फोकस करते हैं। बट नाउ हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल अप्रोच, जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट है। हम यहाँ पर ये नहीं देखते कि एक स्टेट कैसी दिखती है, छोटी है, बड़ी है, गोल है, मटोल है, पतली सी है, मोटी है। इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है एक स्टेट में। वहाँ पर डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, फेडरलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके का सिस्टम है, प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट है या प्राइम मिनिस्टर इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिया के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वहीं यूएसए के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, प्रेसिडेंट। सो फंक्शंस को हम जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एक कंट्री पे जब हम ध्यान देते हैं तो वो किसके अंडर आता है, फंक्शनल अप्रोच में। सो फंक्शनल अप्रोच फोकस करता है कि स्टेट किस तरीके से ऑपरेट होती है। इसके अंदर हम लोग फोकस करते हैं रोल, इंटरेक्शन, पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो कि एक स्टेट के अंदर हैपन होते हैं, परफॉर्म होते हैं। जैसे कि कौन कौन से फंक्शन के गवर्नमेंट किस तरीके से परफॉर्म करती है, क्या सर्विस का डिलीवरी रहता है, इसके अलावा क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से कार्य करती है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर हम लोग फॉर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं देखते, शेप, साइज, लोकेशन बिल्कुल नहीं देखते। इसके अंदर हम लोग फोकस करते हैं functions of the political space कि how the political power is exercised and maintained। नेक्स्ट आता है रिचर्ड हार्टशॉर्ने। जैसे हमने मॉर्फोलॉजी में स्टडी किया कि रातसल का बहुत कंट्रीब्यूशन था, वैसे ही इस अप्रोच के अंदर रिचर्ड हार्टशॉर्ने का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। इसने एक्सप्लेन किया था कि जो स्टेट होता है ना, उसे हम एज अ स्टैटिक यूनिट नहीं पढ़ सकते, बल्कि हमें उसे एज अ डायनामिक फंक्शनल इंटेंटिटी पढ़ना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में कहें, सो अकॉर्डिंग टू रिचर्ड हार्टशॉर्ने, स्टेट शुड बी स्टडीड नॉट जस्ट एज अ स्टैटिक टेरिटोरियल यूनिट बट एज अ डायनामिक फंक्शनल इंटेंटिटी। नेक्स्ट आता है फंक्शनल अप्रोच के कुछ मेन फीचर्स बताइए। तो सबसे पहला आएगा कि इसके अंदर हम लोग एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं, शेप ऑफ अ कंट्री पे नहीं। दूसरा आता है इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक इन नेचर होता है, जिससे मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच काफ़ी स्टैटिक रहता है, बिकॉज लोकेशन, साइज, शेप ये कंट्री की वैरी नहीं करती है अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ वॉर लाइक सिचुएशन एंड अनेक्सेशन बाय अनदर कंट्री। ठीक है, सो इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं करंट टॉपिक्स, जैसे कि ट्रेड कन्फ्लिक्ट्स हो गए, कोई लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह हो गया। इसके अलावा क्या डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है, इलेक्शन सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो ये क्या है, डायनेमिक होता है काफ़ी नेचर में। नेक्स्ट आता है कि ये एम्फेसाइज करता है रिलेशनशिप, किस किस के बीच में, सेंटर और पेरीफेरी के बीच में क्या रिलेशन है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है एक कोर एरिया और एक पेरीफेरल एरिया के बीच में। फिर आता है गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में क्या कनेक्शन है, और एक स्टेट का आसपास के जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, यानी कि इंटरनेशनल नेशंस हैं, उनके साथ उसका क्या रिलेशन है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन वहीं इंडिया का फ्रांस के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है। इसके अलावा इंडिया का किसके साथ और अच्छा रिलेशनशिप है, और किस तरीके से हम उसको और डिप्लोमेसी वगैरह, सो ये सारी चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं फंक्शनल अप्रोच में। नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन। सो हम इसके अंदर समझते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच में हम लोग देखते हैं कि एक कंट्री है और उसकी कैपिटल कहाँ लोकेटेड है, सेंटर पे लोकेटेड है, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे। लेकिन यहाँ फंक्शनल अप्रोच में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वाई इज़ द कैपिटल लोकेटेड वेयर इट इज़। जैसे कि इसके पीछे का अलग अलग कारण हो सकता है। इसके अंदर आते हैं जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन अ कंट्री, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद हमारे पास टेम्पोरल चेंजेस, कि फंक्शनल अप्रोच के अंदर हम लोग समझते हैं कि चीज़ें किस तरीके से चेंज करती है, हाउ द फंक्शंस ऑफ अ स्टेट चेंज ओवर टाइम। कि पहले कोई कंट्री थी, वहाँ पर ऐसा ऐसा होता था, लेकिन अब वहीं इतनी ज़्यादा वहाँ पर टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का लेवल है कि बस पैसे ही पैसे हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि पहले क्या थी, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है, लेकिन आज वहाँ पर उतना लेवल बढ़िया नहीं है। जैसे कि अफ्रीका के अंदर इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसके कारण क्या है, इसके कारण है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इसका कारण है कॉलोनाइजेशन,
इम्पेरियलिज्म, कंट्रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अदर कंट्रीज़, कि जो अफ्रीका है वो अपने आधे से ज़्यादा रिसोर्सेज तो एक्सपोर्ट कर देता है, तो वो वही रिसोर्सेज जो उसके खुद के है वो अपने लिए यूज़ ही नहीं कर पा रहा और दूसरों को एक्सपोर्ट किए जा रहा है, तो जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाई है उस कंट्रीज़ में, अफ्रीका की कंट्रीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है की एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनल अप्रोच। तो इसमें बस ये बताना है कि इसके अंदर फंक्शंस पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हमें बता देना है कि इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरेक्शंस पर फोकस किया जाता है, यानी कि किस तरीके से फंक्शनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है बिटवीन वन पार्ट ऑफ अ कंट्री विद अदर पार्ट ऑफ अ कंट्री, और एक ही पार्ट कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ। सो इंटरनल में आ गया कि जैसे ये क्या है, कंट्री है, तो इस कंट्री में ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इन दोनों के बीच की रिलेशन। ठीक है, लेकिन वहीं एक ये कंट्री है और एक ये कंट्री है, तो ये जब हम इन दोनों के रिलेशन को स्टडी करते हैं तो वो किसका पार्ट आता है, एक्सटर्नल का। ठीक है, तो ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। मेन इसमें हमें ये याद रखना है कि इसमें हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल डिसीजंस वगैरह होते हैं उनका इम्पैक्ट समझते हैं, टेरिटोरियल बिहेवियर समझते हैं कि एक स्टेट किस तरीके से एक दूसरी कंट्री को ऑक्यूपाई करती है, फिर वो कंट्री अपने आप को डिफेंड करती है, फिर जो ऑक्यूपाई की गई कंट्री होती है उसका किस तरीके से यूज़ करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है की कंसेप्ट्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन फंक्शनल अप्रोच। सो फंक्शनल अप्रोच में हमने सबसे पहले स्टडी करते हैं पॉलिटिकल फंक्शंस। पॉलिटिकल फंक्शंस में आते हैं कौन कैसे कैसे फंक्शन, जैसे डिफेंस हो गया, लॉ ऑर्डर हो गया, पब्लिक वेलफेयर हो गया, टैक्सेशन हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझते हैं कंट्री का कि वहाँ पर क्या हायरार्की है, वहाँ पर टू लेवल सिस्टम है या 3 लेवल सिस्टम है, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट है नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन है या नहीं है, फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरीके से फंक्शंस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अक्रॉस द रीजन्स एंड द यूनिट्स की। जैसे जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो कहाँ कहाँ पर कोर्ट्स हैं, लोकल कोर्ट्स है नहीं है, स्टेट को हाई कोर्ट्स वगैरह है तो कितने हैं, हर एक का अपना अपना है, या फिर 3-4 स्टेट्स का सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है, तो इस तरीके से टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन समझना। नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन जोन्स। इंटरेक्शन जोन्स में हम लोग स्टडी करते हैं एरियाज वेयर पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक इंटरेक्शंस आर कंसंट्रेटेड, यानी कि इंटरेक्शन जोन वो हो गए जैसे कि एक एरिया होता है बहुत, हर एक कंट्री के अंदर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का लेवल अच्छा होता है, सोशल एक्टिविटीज़ का भी अच्छा लेवल होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी अच्छा लेवल होता है, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कोर एरियाज़, कैपिटल वाले एरियाज़। ठीक है, सो वो उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेक्शन जोन्स कहते हैं, एरियाज वेयर पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक इंटरेक्शंस दे आर कंसंट्रेटेड। नेक्स्ट आता है कि एग्जांपल्स जहाँ पे हम फंक्शनल अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। मान लो हमें अर्बन डेवलपमेंट को समझना है, इम्पैक्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ऑन रूरल एरियाज़ को समझना है, इसके अलावा हमें बॉर्डर मैनेजमेंट देखना है, या नेशनल सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हो गए, इस तरीके की जो टॉपिक्स वगैरह हो गए उसमें हम लोग फंक्शनल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट डू मीन बाय फंक्शनल रीजन्स। सो फंक्शनल रीजन्स आर द एरियाज दैट आर डिफाइंड बाय स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड द फंक्शन। दीज आर द एरियाज दैट आर डिफाइंड बाय स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस। जैसे कि NCR हो गया, नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि किससे डील करता है, जहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। इसके अलावा आते हैं हमारे पास ट्रेड कॉरिडोर्स, जिसके अंदर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आता है। ठीक है, जो कि 4 मेजर सिटीज़ का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो कि इकोनॉमिक इंटरेक्शंस में हेल्प करता है। फिर आता है कि अलग अलग इंडिया के अंदर भी और बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत सारे डिफेंस जोन होते हैं, यानी कि बॉर्डर रीजन्स विद मिलिट्री इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एडवांटेजेस, सिंपल कि इसमें हम लोग रियल वर्ल्ड की बातें करते हैं, सिर्फ क्या चीज़ें हैं, नॉट जस्ट व्हाट द स्टेट इज, सिर्फ वो स्टडी नहीं करते, हम लोग ये भी एम्फेसाइज करते हैं कि पॉलिटिकल यूनिट्स क्या करती है, कैसे करती है, क्यों करती है। ठीक है, गवर्नेंस कैसे करती है, डिफेंस कैसे करती है अपनी कंट्री का, लॉ मेकिंग कैसे करती है। नेक्स्ट आता है इट हेल्प अस एनालाइज द रोल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट रीजन्स इन मैनेजिंग रिसोर्स एंड द पीपल। अगला एडवांटेज आता है डायनामिक पर्सपेक्टिव, कि इसके अंदर हम लोग ना इंटरेक्शंस और अलग अलग कनेक्शन समझते हैं, कन्फ्लिक्ट का कारण समझते हैं, कम्युनिकेशन के तरीके समझते हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, तो इसका नेचर काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होता है। तो इसीलिए भी हम इससे क्या है, जो भी करंट इशूज़ हो रहे हैं आजकल में, तो वो हम इस अप्रोच का यूज़ करके बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगला आता है इट इज़ यूज़फुल फॉर मॉडर्न गवर्नेंस एनालिसिस,
कि हम लोग इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन से क्या फ़ायदे मिले हैं दुनिया को, क्या फेडरलिज्म के बेनिफिट्स हैं, ये सब चीज़ें हम लोग और समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि इट हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स अंडरस्टैंड फंक्शनल एफिशिएंसी, यानी कि लाइक हाउ वेल लोकल गवर्नमेंट डिलीवर एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज। सो बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आता है कि किस तरीके से लोकल गवर्नेंस जो है वो डिलीवर करती है एजुकेशन को, हेल्थ सर्विसेज को। इसके अंदर जैसे कि हम और समझ सकते हैं, जैसे सिंगापुर है, वहाँ पर बिल्कुल कम करप्शन है, बहुत ही कम करप्शन है। लेकिन इंडिया के अगर हम कंपेयर करें सिंगापुर से, तो करप्शन का लेवल थोड़ा हाई है। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंस कहाँ पर आता है। सो डिफरेंस लाइज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ और द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द सिंगापुर एंड इंडिया। सो उस तरीके से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, यूज़फुल होता है एनालिसिस करने में कि अच्छा सिंगापुर में ये सारा सिस्टम फॉलो होता है, तो हम भी इंडिया में ये सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शनल अप्रोच का। नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म ऑफ द फंक्शनल अप्रोच इन द पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कि तो सबसे पहला है कि इसके अंदर फिजिकल फॉर्म को इग्नोर किया जाता है, ये सिर्फ बहुत ज़्यादा फंक्शंस पर फोकस होता है। इसके अलावा इसके अंदर डायनामिज्म की कमी है। डायनामिज्म में इस तरीके की कमी है कि एक बार ये क्या प्रोवाइड करता है, ये स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है एक तरीके से, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, बट इट डज नॉट टॉक अबाउट हाउ दिस फंक्शन इवोल्व ओवर टाइम। सो ये एक स्टैटिक व्यू देता है कि उस टाइम पे, इस टाइम पे या उस टाइम पे ये लेवल था, लेकिन ये कैसे इवोल्व हुआ, किस तरीके से इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था, इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं की जाती है। थर्ड पॉइंट भी यही है कि इट नेग्लेक्ट्स पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। फिर आता है इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर और क्वान्टिफाई फंक्शंस ऑब्जेक्टिवली। नेक्स्ट है इट इज़ लेस इफेक्टिव इन रूरल और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या फंक्शंस होते हैं, कुछ नहीं होते ज़्यादातर। ज़्यादातर पॉलिटिकल फंक्शंस वगैरह कहाँ होते हैं, मेजर सिटीज़ में, कैपिटल्स वगैरह में। इसके अलावा इसके अंदर एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल फैक्टर्स पे इतना कोई फोकस नहीं किया जाता है। ये सिर्फ एक कंट्री है, उसका क्या इकोलॉजिकल लेवल है, कितना पॉल्यूशन है, क्या फॉरेस्ट वगैरह की प्रेजेंस है वहाँ पे, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह है, बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, क्या गवर्नेंस है, बस ये इतना इनफ है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है अपने पास कंक्लूजन में आएगा कि जो फंक्शनल अप्रोच होता है ना, ये प्रैक्टिकल इंसाइट्स देता है हमें पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट और इंटरेक्ट करता है। इससे हम लोग एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर, पॉलिसी फॉर्मेशन वगैरह को समझते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है कि इसके अंदर पावर डायनामिक, यानी कि किस तरीके से पावर शिफ्ट होता है एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में, या क्या लेवल था पहले, क्या था कंट्री में और आज क्या है, तो उसको समझने में इसमें इतना फोकस नहीं किया जाता है। हिस्ट्री कल्चर पे बिल्कुल फोकस नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है इसके अंदर अलग अलग अप्रोचेस को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि हिस्टोरिकल अप्रोच, मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच, अगर हमें फुलर अंडरस्टैंडिंग चाहिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन था। फिर हमने क्रिटिसिज्म पढ़ा, उससे पहले हमने पढ़ा एडवांटेजेस, फिर हमने स्टडी की अलग अलग फंक्शनल रीजंस और की कंसेप्ट्स इन दिस अप्रोच। नेक्स्ट हमने इसमें स्टडी किया टेरिटोरियल बिहेवियर वगैरह। सो ये था हमारा फंक्शनल अप्रोच।